दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनीज कैसे अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। प्राइसिंग के ऊपर ये दूसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी प्राइसिंग पॉलिसी को बनाने के लिए टोटल 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला है डिटरमाइनिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है डिटरमाइनिंग डिमांड, थर्ड है एस्टिमेटिंग कॉस्ट, फोर्थ है डिटरमाइनिंग कॉम्पिटिटर्स प्राइस कॉस्ट एंड ऑफर्स, फिफ्थ है सेलेक्टिंग प्राइसिंग मेथड एंड सिक्स्थ इज सेलेक्टिंग द फाइनल प्राइस। सबसे पहला स्टेप है सेलेक्टिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। टोटल 4 तरीके के प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है सर्वाइवल। किसी भी कंपनी के लिए सर्वाइवल प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव तब होता है जब उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी मार्केट डिमांड से बहुत ही ज़्यादा होता है, या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कस्टमर का वांट चेंज हो गया है। तो उस केस में कंपनी ये सोचती है कि प्राइसिंग इस तरीके से रखा जाए कि उसका वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाए और वो मार्केट में बने रहे। उस केस में कंपनी ये नहीं सोचती है कि वो कैसे प्रॉफिट बनाए, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मार्केट में सर्वाइव करना। दूसरा है मैक्सिमम करंट प्रॉफिट। इस प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का ये मतलब होता है कि कंपनीज अपने करंट मार्केट शेयर या फिर प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है। इस केस में कंपनी ये सोचती है कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट वॉल्यूम को बढ़ा सके ताकि वो अपने पर यूनिट कॉस्ट को कम कर सके। नॉर्मली वो इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करना चाहती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में बेच पाए और अपनी प्रॉफिट भी बढ़ा सके। तीसरा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम मार्केट स्कीमिंग। जब कंपनीज़ के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही यूनिक है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी है और उस तरह के प्रोडक्ट पहले मार्केट में कभी आए नहीं है, तो इस केस में कंपनी ये करती है कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा रखती है और काफ़ी महंगे में उसे बेचती है। इसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि कंपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लेना चाहती है ताकि इससे पहले कोई कॉम्पिटिटर उसका कॉपी करके मार्केट में सेम प्रोडक्ट न ले आए, और धीरे धीरे फिर कंपनी उस प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना शुरू कर देती है। और नॉर्मली इस तरह का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव एप्पल और सोनी को आपने देखा होगा यूज़ करते हुए। एप्पल जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो काफ़ी महंगे में लॉन्च करता है और फिर धीरे धीरे वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करते हैं। फोर्थ है प्रोडक्ट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। इस तरह का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव तब होता है जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर दिखाना चाहती है। वो अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा रखती है, लेकिन वो इतना भी नहीं रखती है कि कस्टमर के रीच से बाहर चला जाए। और कंपनी ये कोशिश करती है कि अपने प्रोडक्ट को बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुपीरियर दिखा सके। मैक्सिमम मार्केट स्कीमिंग एंड प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, ये दोनों ही प्राइसिंग मेथड में यह डिफरेंस है कि मैक्सिमम मार्केट स्कीमिंग में प्रोडक्ट की प्राइसिंग पहले बहुत ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप में कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम नहीं करती है, वो स्टार्ट टू एंड हमेशा वो एक ही रहता है। प्राइसिंग पॉलिसी का दूसरा स्टेप होता है डिटरमाइनिंग डिमांड। एक बार आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सेट कर ली कि आपके प्रोडक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है प्राइसिंग का, फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मार्केट में कितनी डिमांड है और उसके हिसाब से आपको अपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव बनानी है। प्रोडक्ट की डिमांड को आइडेंटिफाई करते समय आपको ये भी देखना है कि उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर कितना प्राइस सेंसिटिव है, और ये कुछ ऐसे फैक्टर है जो किसी भी प्रोडक्ट को लेस प्राइस सेंसिटिव बनाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि आपका प्रोडक्ट कितना यूनिक है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक होगा तो लोग ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए इतना नहीं सोचेंगे। दूसरा है बायर कितना अवेयर है उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट के बारे में। अगर बायर प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट के बारे में अवेयर नहीं होता है तो नॉर्मली वो प्रोडक्ट लेस प्राइस सेंसिटिव होता है। तीसरा है अगर बायर प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट के क्वालिटी को ईजिली वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या फिर आप ये बोल लीजिए वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में भी प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस सेंसिटिव होता है। चौथा है कि अगर किसी कस्टमर का, आपके जो टारगेट कस्टमर है उसका जो एक्सपेंडिचर है उसके टोटल इनकम का छोटा सा पार्ट है, तो उस केस में भी वो प्रोडक्ट जो है लेस प्राइस सेंसिटिव हो जाता है। अगर उस प्रोडक्ट के लिए कोई दूसरी पार्टी पे कर रही होती है
तो उस केस में भी वो प्रोडक्ट लेस सेंसिटिव हो जाता है, लेस प्राइस सेंसिटिव हो जाता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं और उस प्रोडक्ट के लिए कोई दूसरा पे कर रहा है तो उस केस में आप ज़्यादा नहीं सोचते प्राइस के ऊपर। अगला है, उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और उसमें प्रेस्टीज जैसे फैक्टर जुड़े हुए हैं, तो भी कस्टमर बहुत ही लेस प्राइस सेंसिटिव होता है उस प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट स्टेप है एस्टिमेटिंग कॉस्ट। एक बार आपने उस प्रोडक्ट के लिए उसकी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन के लिए आपने उस प्रोडक्ट का डिमांड आइडेंटिफाई कर लिया, तो अगला स्टेप आता है कि उसके कॉस्ट को एस्टिमेट करना। किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कितना है, यह उस प्रोडक्ट के लिए सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है। सेलिंग प्राइस का ये मतलब है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, और उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उस प्रोडक्ट का फ्लोर प्राइस डिसाइड करता है कि आप मिनिमम से मिनिमम कितना चार्ज कर सकते हैं। तो मार्केट बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सेलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस के बीच में क्या आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखनी है। चौथा स्टेप है एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स प्राइस, कॉस्ट एंड ऑफर। एक बार आपने अपने कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, कॉस्ट एस्टिमेट कर लिया, तो उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके ही मार्केट सेगमेंट में आपके कॉम्पिटिटर क्या ऑफ़र कर रहे हैं, उनकी क्या प्राइजिंग स्ट्रैटेजी है, वो किस तरह के प्रमोशनल ऑफर्स चला रहे हैं, उसकी क्वालिटी किस तरीके से देखी जाती है मार्केट में। एक बार आपने अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी कर लिया, फिर उसके हिसाब से आपको अपने प्राइजिंग स्ट्रैटेजी में कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो आपको करने पड़ेंगे। एक बार आपने कॉम्पिटिटर की स्टडी कर ली, उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहा है या फिर कम दे रहा है। अगर आपका कॉम्पिटिटर ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है आपसे, तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा बेनिफिट्स है कॉम्पिटिटर के कंपेयर में, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं। फिफ्थ है सेलेक्टिंग प्राइसिंग मेथड, जिसमें सबसे पहला है मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग में आप अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को पहले कैलकुलेट करते हैं, उसमें फिर एक स्टैंडर्ड मार्कअप ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट कुछ 20 रुपये आ रहा है, तो उसमें आप मार्कअप ऐड कर सकते हैं, जो भी है 5%, 10%, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपका प्रोडक्ट किसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, तो नॉर्मली इस तरह के प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ की जाती है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर को इग्नोर करता है। जैसे कि उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या है मार्केट में, उस प्रोडक्ट के लिए परसीव्ड वैल्यू क्या है। परसीव्ड वैल्यू से ये मतलब होता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या फिर ख़राब है। ये सब फैक्टर ये निगलेक्ट कर देती है मार्केट प्राइसिंग में। मार्कअप प्राइसिंग तभी यूज़फुल है जब आपकी प्रोडक्ट की कुछ मोनोपोली है मार्केट में, या फिर आपका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है उस प्रोडक्ट के लिए, तो उस केस में आप मार्केट प्राइसिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। इस मेथड में ऐसा होता है कि आपने जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट की है, उसके ऊपर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फिर आप उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं। मान लीजिए कोई टोस्टर मैन्युफैक्चरर है जो कि $10 लाख इन्वेस्ट करता है, और वो ये चाहता है कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% हो, जो कि हो गया अराउंड 2 लाख। तो टारगेट प्राइसिंग को कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले वो यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, फिर उसके बाद जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि यहाँ पे 20% हो गया, उसको मल्टीप्लाई करेगा इन्वेस्टेड कैपिटल के साथ, और फिर उसको यूनिट सेल से वो डिवाइड करेगा। अगर मान लीजिए यूनिट कॉस्ट आता है $16, तो इसका यूनिट प्राइस आएगा $20, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस फॉर्मूले में। नेक्स्ट है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। आजकल बहुत सारी कंपनी परसीव्ड वैल्यू के ऊपर प्राइसिंग करने लगी है। वो पहले ये देखती है कि उसके ब्रांड की परसीव्ड वैल्यू क्या है मार्केट में, कस्टमर जो है उस ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं, उस ब्रांड की क्या इमेज है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के किस तरीके से देखा जाता है मार्केट में, उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट में क्या कस्टमर सपोर्ट है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए कैटरपिलर जो कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है, वो अपने प्रोडक्ट को कुछ ज़्यादा चार्ज कर सकती है अपने कॉम्पिटिटर से, क्योंकि उसकी परसीव्ड वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है।
ट्रैक्टर की प्राइस मार्केट में $90,000 है तो कैटरपिलर अपने प्रोडक्ट को $1,00,000 में बेच सकती है। अगर कस्टमर ये पूछता है कि वो $10,000 क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो कैटरपिलर कुछ इस तरीके से जवाब दे सकती है। इस केस में कैटरपिलर का जवाब ऐसा होता है कि 90,000 जो कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो कॉम्पिटिटर के बराबर ही है, उसमें वो 7,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी के लिए, 6,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है सुपीरियर क्वालिटी के लिए, 5,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है सुपीरियर सर्विस के लिए, 2,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है एक्स्ट्रा वारंटी ऑन स्पेयर पार्ट्स के ऊपर। और ये इन सबको अगर आप टोटल करेंगे तो हो जाता है $1,10,000, जिसमें कैटरपिलर ये बोलती है कि 10,000 वो डिस्काउंट दे रहे और वो 1,00,000 चार्ज कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि परसीव्ड वैल्यू अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में अच्छी है तो आप अपने प्रोडक्ट को महंगे में बेच पाते हैं। सबसे लास्ट स्टेप है सेलेक्टिंग फाइनल प्राइस। एक बार आपने सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया, आपने सारे स्टेप्स आइडेंटिफाई कर लिया, आपने कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखनी है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्राइसिंग के ऊपर पहले वीडियो को भी ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में भी आपको दिख जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।